विचारों का, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती, ये है। नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता मिश्रा और मैं मनोज माइंडकर। देश की प्रगति के साथ युवा जगत में हो रही हलचल का गहरा रिश्ता होता है और खेल जगत इसी समीकरण का एक मजबूत इंडिकेटर भी है। हाल ही में रायबरेली के प्रमुख हॉकी स्टेडियम को युवा मेधावी हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल का नाम दिया गया। ऐसा सम्मान पाने वाली रानी देश की पहली महिला हैं। है ना प्रेरणा की बात? वैसे देश की युवा महिलाएं खेलों के साथ साथ अन्य कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के परचम लहरा रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है। इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश के लिए एक और उपलब्धि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट बहन ज्योतिर्मयी मोहंती जी ने भी हासिल की है। ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में IUPAC का विशेष अवार्ड मिला है। इस वर्ष की शुरुआत में ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा। साथियों, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात उन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गई थी। ये सभी NDRF के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। आज देश की बेटियां हमारी तीनों सेनाओं में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही है। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी कॉम्बैट यूनिट में कमांड अपॉइंटमेंट पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। इसी तरह भारतीय सेना की जांबाज कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नारी शक्ति की ये ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। खेल जगत का जिक्र हमने शुरुआत में किया था। इन दिनों हुए अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग, शूटिंग और वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में भारत की कन्याओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने भी पत्रिका का ध्यान अपनी ओर खींचा। निकहत, लवलीना, सिफत कौर, मनु और ज्योत्सना तो संघर्ष, लगन और मेहनत के जज्बे की कुछ प्रमुख मिसालें बन गई हैं। यानी देश के सभी युवाओं के लिए और प्रेरणा। माना कि मार्च का महीना है, WPL भी प्रेरणा का एक जरिया है। लेकिन उधर बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने भी तो देश का नाम रोशन किया है। अगर इन सभी यंग अचीवर्स की लिस्ट बनाई जाए तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का सार तो यूं ही मिल जाता है। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की असल नींव रखी गई हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान, दशकों सदियों पहले। इस लंबे बहुआयामी संघर्ष में देश के युवाओं, क्रांतिकारियों का भी सक्रिय योगदान रहा। इनमें से कईयों को कच्ची उम्र में ही सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना
बाजुए का दिल में है। क्या ही संयोग है, पिछले सप्ताह शहीदी दिवस 2023 के अवसर पर याद आया कि 1931 के उस अभागे दिन शहीद भगत सिंह मात्र 23 बरस के थे। अमर बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने आने वाली पीढ़ियों को न जाने कितने ही क्षेत्रों में संघर्ष के लिए प्रेरित किया होगा, राष्ट्र निर्माण की राह पर। और ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आज हम देखते हैं कि देश के युवा विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने को आतुर हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, विज्ञान हो, कृषि हो, एनवायरनमेंट हो या पोषण जैसा सामान्य किंतु अति कठिन विषय हो। उनकी बातों से तो लगता है कि आज का युवा कई मायनों में पुरानी पीढ़ियों की तुलना में ज्यादा फोकस्ड और समझदार हो चला है। ऐसा इंटरनेट के सकारात्मक इस्तेमाल से भी हो सकता है। फिलहाल पिछले सप्ताह हुसैनीवाला फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह युवा पुरस्कार से सम्मानित यंग विभूतियों का अभिनंदन करते हुए आइए मिलकर सुनते हैं राष्ट्रीय युवा पत्र का युवा भारती। ये है युवा भारती। एक वो जमाना था जब करियर की राह में खेलकूद को कोई महत्वपूर्ण दर्जा हासिल नहीं था। यही कहा जाता था कि पहले पढ़ाई और परीक्षाएं खत्म होते ही मन मर्जी भरी खेलकूद। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का ही नियम है। आज खेलकूद की दुनिया अपने आप में करियर बनाने का एक अहम माध्यम बन गया है, वो भी साइंस की तरह मल्टी डिसिप्लिनरी। और हमारे देश में तो आज इस दिशा में संस्थागत सपोर्ट भी है। ऐसी ही एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय संस्था है ग्वालियर में, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो चलते हैं सीधे ग्वालियर। 1957 से अब तक की यात्रा देखते हैं क्या रंग लाई है। सन 57 का वैसे भी युवा बलिदानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक अहम रिश्ता है। आप हैं वहीं के HOD स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट यजुवेंद्र सिंह राजपूत। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो कि 1957 में बना, शारीरिक शिक्षा शिक्षक बनाने के लिए इस संस्थान की अहम भूमिका है, जो अपने आप में एकमात्र संस्थान है, ना कि देश में परंतु एशिया में भी, जो इस तरीके के कोर्सेज जो है संचालित करता है। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी कोर्स आयोजित करता है, जैसे बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री, PhD, योगा से संबंधित सारे कोर्स, कोचिंग कोर्स, मैनेजमेंट, जिसमें बच्चों को शारीरिक शिक्षा में शिक्षक बनने के लिए अर्थात और भी ऊपर जो पद होते हैं उसके लिए तैयार किया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स डायरेक्टर के लिए जो है, खेल अधिकारियों के लिए विभिन्न खेलों में कोचिंग कोर्स आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अभी 12 खेलों में ये कोर्सेज आयोजित कर रहे हैं, जिसमें स्विमिंग, एथलेटिक्स, जो भी ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक खेल हैं, उससे संबंधित सारे कोचिंग कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। बैचलर और मास्टर डिग्री करने के बाद जो है यहाँ पर PhD कोर्सेज जो रेगुलर कोर्स है उसमें भी बच्चों को एडमिशन दिए जाते हैं, जो कि विभिन्न स्पेशलाइजेशन में अपनी विशेषज्ञता के अनुसार वे करते हैं, जैसे फिजियोलॉजी में, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, योगा में और मल्टी डिसिप्लिनरी PhD भी की जाती है। आजकल खेलों में स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी की अहम भूमिका है, और इस संस्थान में इन तीनों के लैब जो कि नवीनतम उपकरणों के साथ उपलब्ध है, जिसमें स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एक महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है जो कि खेल में परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, खेलों में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए भागीदारी करता है। जैसे कि आप सारे जो भी मूवमेंट करते हैं उसको एनालाइज करना, उनके बारे में बच्चों को बताना कि वो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, पिक्चराइजेशन करना उसके माध्यम से उनकी तकनीक में सुधार लाना, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में की जाती है। इसके साथ साथ जो खेलों में चोटें लगती हैं, इंजरीज होती हैं, उसको भी
अवॉइड करने के लिए उसको भी, ताकि ना हो ज़्यादा इंजरी, आपके मूवमेंट अच्छे हों, उसके लिए स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की अहम भूमिका है। उसी तरह एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें आपके शरीर से संबंध से जितने भी आपके सिस्टम्स काम करते हैं, किस खेल में कितनी आवश्यकता होती है, कितनी हार्ट रेट होनी चाहिए, कितनी पल्स रेट होनी चाहिए, किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है, उसके भी सारे उपकरण हैं, जिसके टेस्टिंग के माध्यम से एक अच्छा खेल प्रतिभागी निकालना इस संस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण विषय है जो खेलों में आजकल देखा जाता है कि जो सर्वोच्च लेवल पे, जैसे ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गया या कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, इस पे खिलाड़ी बहुत अच्छे प्रशिक्षण के बाद भी जो है परफॉर्म नहीं कर पाता। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी विषय है, जिसके माध्यम से जो है एक दृढ़ बनाना अपने खिलाड़ी को, और वो उस प्रेशर को जो कि सर्वोच्च लेवल पे होता है, उसको प्रेशर को झेलने के लिए उसे सक्षम बनाने के लिए भी भूमिका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की होती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जितने भी टेस्टिंग से संबंधित है, ताकि जो खिलाड़ी है एक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके, उसके लिए भी यहाँ पर विभिन्न कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। जैसे एमएससी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स यहाँ पर चल रहा है, एमएससी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी चल रहा है, और एमए साइकोलॉजी चल रहा है। आजकल खेलों में मात्र प्रशिक्षण ही देना काफ़ी नहीं है। प्रशिक्षण के साथ साथ इन स्पोर्ट्स साइंस का जो ये 3 विषय मैंने आपको बताया, उसकी अहम भूमिका है, क्योंकि खिलाड़ी को प्रशिक्षण के साथ साथ जो उसके शरीर के बारे में और जो है साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो उस लेवल के प्रेशर को झेल पाए और उस लेवल के प्रेशर में परफॉर्म कर सके और राष्ट्र के लिए मेडल जीते विभिन्न सर्वोच्च प्रतियोगिताओं में। इसके बाद जब यहाँ से कोई भी बच्चा बैचलर डिग्री पास करता है, उसके लिए जो है स्कूलों में उसको अवसर प्रदान किए जाते हैं शारीरिक शिक्षक के रूप में। अगर वो मास्टर डिग्री करके निकलता है तो स्पोर्ट्स डायरेक्टर बनता है, स्पोर्ट्स ऑफिसर बनता है। और कई बच्चे जो है यहाँ से पास होने के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी उन्होंने अपनी सहभागिता दी है और उन्होंने अपना जॉब पाया है वहाँ पर। जो आजकल फिटनेस इंडस्ट्री देश में ऊपर आ रही है, तो जिम में हो गया या फिर वेलनेस और फिटनेस सेंटर हो गया है। कई बच्चे हमारे यहाँ से योग का कोर्स करने के बाद PGDSC जो योग में कोर्सेज होते हैं वो PGDSC है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगिक साइंसेज है, अल्टरनेट थेरेपीज़ हैं, फिर आपका MA योगा होता है। योग का कोर्स करने के बाद उन्होंने अपने सेंटर भी प्रारंभ किए हैं, जिसके माध्यम से वो योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिम में काम कर रहे हैं, अपना सेंटर उन्होंने खोला है। इसी तरीके से कोचिंग और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है, जिसमें कोचिंग के कोर्स कोच निकाले जाते हैं, कोच बनाए जाते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट का कोर्स है जो कि 2 वर्ष का कोर्स है, और इसके बाद मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जैसे इवेंट मैनेजमेंट। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स संपन्न हुए मध्य प्रदेश में, जिसमें हमारे करीब 150 बच्चों ने जो है सहभागिता की। इवेंट किस तरीके से किए जाते हैं, कैसे उसको सही तरीके से आयोजित करना है, उन्होंने सीखा भी और बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। LNIPE में ही प्रशिक्षण ले रही महिमा चौधरी और स्वाति कुमारी की दास्तान भी अनोखी ही कही जा सकती है। सर, मेरा नाम महिमा चौधरी है और मैं अभी LNIP में मास्टर्स डिग्री कर रही हूँ, 4th सेमेस्टर में हूँ। मेरा अभी दूसरा साल यहाँ चल रहा है और मास्टर्स में मैंने एडमिशन इसकी पूरी प्रोसेस के थ्रू लिया था। फिजिकल एजुकेशन में जो भी छात्र छात्राएं होती हैं, शुरू से ही उनका एक सपना होता है कि LNIP में पढ़ने का। मेरा भी वही सपना था जो कि मास्टर्स में जाके साकार हुआ। और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि हर एक्टिविटी में अपने आप को आगे बढ़ चढ़ कर देखता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं, कोच जो हैं हमारे, वो
बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। और यहाँ जब मैंने एडमिशन लिया तो जिस हिसाब से मैंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में सुना था उससे भी बढ़ चढ़ कर मैंने चीज़ें यहाँ देखी हैं, क्योंकि हर एक फील्ड यहाँ आए दिन नई एक्टिविटी होती रहती हैं, स्पोर्ट्स की ही नहीं कल्चरल एक्टिविटी हो गई, तो उसमें मुझे बोलने का अवसर आगे मिलता है, खेलने का अवसर मिलता है। जैसे यहाँ मैं वेट लिफ्टिंग के थ्रू आई हूँ, तो मैं वॉलीबॉल में मैंने पार्टिसिपेशन किया, तो धीरे धीरे टीम गेम में भी हमें सीखने को मिलता है कि कैसे इंडिविजुअल स्पर्धाएं नहीं, टीम गेम में भी हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं कि कैसे हम एकजुट रह के और जीत हासिल कर सकते हैं। सर मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव झुंझुनू से हूँ, तो वहाँ रहते हुए मेरे कोच जो हैं उनके द्वारा मुझे पता लगा कि ऐसे एक संस्थान है जहाँ फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जाता है और साथ साथ में हम अपने गेम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे भी परिवार का यही सपना था कि मैं यूपीएससी में जाऊं और आगे जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरा रुझान खेल के प्रति ज़्यादा था। मैं आसपास में जब गली में अपने मोहल्ले में बच्चों को खेलते हुए, लड़कों को स्पेशली खेलते हुए देखती थी, तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट माना जाता है जहाँ सब मूवीज़ या उसमें दिखाया जाता है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, पर सच्चाई जो है हमारी दृष्टि हम इसको अलग देख पा रहे हैं। अब मेरा सपना है कि मैं आगे जाके एक स्पोर्ट्स ऑफिसर बनूं, जो कि मुझे लगता है इस इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद मैं 101% अपने आप में कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ज़रूर बनूंगी। स्वाति कुमारी, मैं झारखंड से हूँ। यहाँ पे एक प्रबंधन के डिपार्टमेंट में हूँ। मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स कर रही हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। मेरा पहले से इंटरेस्ट खेलने पे था, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट प्रबंधन में था, मतलब मैनेज करने में था। तो इसलिए मैंने पढ़ा, देखा, तो बहुत सारे कॉलेजेस में होता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बट ये जो LNIP है उसका नाम बहुत पहले से है। इसमें हमें बताया जाता है कि जैसे कोई भी इवेंट्स हो रहा है, जैसे यहाँ पे खेलो इंडिया हुआ, तो हमें उसमें एक्रेड बनाना था उनका कि उस चीज़ को लेके वो एक्सेस जोन पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे मैं एक्रेड वेन्यू हेड, जो कॉलेज के द्वारा ही हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी, और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जब कोई भी इवेंट कंडक्ट होता है तो हम उसमें कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, कैसे किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं, वो हमें यहाँ सिखाया जाता है। जैसे मैं आई थी यहाँ पे तो मेरा थोड़ा नेचर इंट्रोवर्ट था, बट यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशंस दिया जाता है, बताया जाता है कि आप लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करोगे। एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा यहाँ पे आके। खेलें खिलाएं, देश को आगे बढ़ाएं। स्वरांश सौजन्य सोहन सिंह, आकाशवाणी ग्वालियर। आज उल्लेख हुआ युवाओं के साइंस और एग्रीकल्चर के प्रति बढ़ते हुए रुझान को लेकर। इधर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च निस्पर ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी परिसर में पिछले दिनों भव्य साइंस कॉन्क्लेव एंड एग्रोटेक एक्सपो आयोजित किया। देश के युवाओं के ही बेनिफिट के लिए चले मिलाते हैं निस्पर के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर योगेश सुमन से। हमारे यंग फ्रेंड से जरूर कहना चाहेंगे, जय विज्ञान जय किसान। इस प्रोग्राम के थ्रू हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि किसान और जो हमारी यंगर जनरेशन है, युवा पीढ़ी, उसमें साइंस के प्रति जागरूकता पैदा करना, साइंस उनको कैसे हेल्प कर सकती है और साइंस के थ्रू रोजगार के अवसर या व्यापार के नए बिजनेस के अवसर हम कैसे पैदा कर सकते। ये हमारा मेन टारगेट था, उद्देश्य। और इसमें लगभग हमने 1000 लोगों को आमंत्रित किया था, जिसमें बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे और नजदीक के किसान थे, एक्सपर्ट्स थे, साइंटिस्ट थे। और जो कुछ हमने बच्चों के आकर्षण के लिए जो प्रोग्राम बनाए थे वो भी एक्सपर्ट्स थे। उसमें मैं अगर कहूँ आपसे, हमने एक कठपुतली शो का आयोजन भी किया, जिसके माध्यम से हमने जो है साइंस की स्टोरीज बच्चों को बताई और उसको खासतौर पर स्कूली बच्चों को वो बहुत अच्छी लगी। हमने एक एक्सपर्ट्स को बुलाया था आपने, और जिन्होंने सौरमंडल की सैर जो है उन्होंने अपना एक परफॉर्मेंस दिया था, जिसके थ्रू उन्होंने बच्चों को यूनिवर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बहुत ही रोचक अंदाज में दी, कहानी के तौर पे। तो बच्चों को एक तरह से उन्होंने महसूस कराया, एक यात्रा पर जैसे ले जाना होता है वो उन्होंने पूरा महसूस कराया बच्चों को। और उन्होंने एक आलू की कहानी भी, एक आलू की हिस्ट्री जो हम खाते हैं इतना पॉपुलर है, उसकी हिस्ट्री भी बहुत ही रोचक अंदाज में उन्होंने बच्चों के सामने रखी। आलू की हिस्ट्री, उसकी खासियत, कैसे उगता है, कहाँ उगता है, सबसे पहले कहाँ देखा गया, इस तरह से उन्होंने दिखाया। फिर हमने बच्चों के लिए एक साइंस टून शो भी आयोजित किया था, जिसमें हमने कार्टूनों के माध्यम से साइंस के कुछ प्रिंसिपल जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने रखे थे। और उसके बाद हमने एक साइंस मेंटलिज्म शो भी था, जिसमें जो खास तौर पे बच्चे देखते हैं मैजिशियंस की ट्रिक्स जो होती हैं, तो उसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक होता है।
और इसके अलावा भी हमने बच्चों को जो है, जो हमारे 8 हमने CSIR लैब्स को आमंत्रित किया था, जिनमें मैं नाम भी लेना चाहूंगा उन लैब्स के, जो देश के विभिन्न भागों से आई थी। और इनके नाम है CSIR IHPT पालमपुर जो हिमाचल से थी, CSIR एम्परी भोपाल से मध्य प्रदेश, और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP देहरादून, CSIR CMAP लखनऊ से थी, CSIR CSM CRI भावनगर गुजरात से थी, CSIR NBRI जो थी हमारी लखनऊ से थी, और CSIR NIST त्रिवेंद्रम से भी थी। तो आप देखेंगे देश के विभिन्न भाग से, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक हमने कवर करने की कोशिश की थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन लैब्स को हमने इनकी टेक्नोलॉजी को यहाँ डिस्प्ले करने के लिए, बच्चों के मतलब जानकारी के लिए और किसानों की जानकारी के लिए हमने यहाँ बुलाया था। मॉडल्स के अलावा जो प्रोटोटाइप होते हैं, जो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जैसे मान लीजिए उन्होंने गुड़भट्टी बनाई है हमारी देहरादून लैब ने, तो वो एक मिनी गुड़भट्टी भी लेके आए थे जो उन्होंने लैब में बनाई है, और वो कैसे चलती है उन्होंने यहाँ लोगों को दिखाया भी था। और पालमपुर की लैब हमारे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाई थी अपने, जो सुगंधित फसलें जो होती हैं उनको यूज करके, जिनका कि मार्केट में बहुत कमर्शियल पोटेंशियल है, बहुत व्यापारिक फायदा होता है, वो भी दिखाया था। तो ये दिखाने का टारगेट हमारा यही था कि किसान सिर्फ यही नहीं कि आप पारंपरिक फसलें, या एक जैसे हमारे दिमाग में इमेज है कि गेहूं ज्वार बाजरा आप उगा रहे हैं और फसलें आप ले रहे हैं, इसके अलावा आप सुगंधित फसलें या कहिए कैश क्रॉप्स में जाके अपनी पर हेक्टेयर जो आमदनी है उसको किसान बढ़ा सकता है। और CSIR ने ऐसा अचीव भी किया है। एरोमा मिशन के नाम से CSIR का एक प्रोग्राम था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ, देश के विभिन्न भागों में इम्प्लीमेंट भी हुआ है और किसानों की आय उसमें बहुत बड़ी है। तो इस एरोमा मिशन में जिन लैब्स ने मेन खासतौर पे भाग लिया था, जैसे IHBT पालमपुर जो हमारी हिमाचल की लैब है, और CMAP लखनऊ और NBRI लखनऊ, हमने उनको आमंत्रित किया था और वो आए भी थे। तो हमने किसानों को और खासतौर पे बच्चों को, देखिए जैसे आजकल जी बच्चे खासतौर पे पढ़ रहा हूँ और नौकरी करूंगा, ये जो मेंटेलिटी कॉमन जो होती है, हमने इसको दूर करने की कोशिश की कि जरूरी नहीं है कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी के लिए कीजिए। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें, खासतौर पे चूंकि हमने रूरल बैकग्राउंड से बच्चे ज्यादा बुलाए थे, ग्रामीण क्षेत्र से, और हमारा ये था भी ग्रामीण उसके लिए, तो हमने दिखाया कि किस तरह की फसलों को उगा के वो एक एग्री बिजनेस, जैसे आप उसको फार्मर्स ना कह के एग्री बिजनेस कह सकते हैं, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। तो वो हमने सब बताया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, सुगंधित फसलों के बारे में बताया हमने, कमर्शलाइज क्रॉप्स के, कैश क्रॉप्स के बारे में बताया। तो ये हमारा मेन टारगेट था और ये हम इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए। डॉक्टर सुमन, आपकी बातें सुन के अभी तक यूं लगा कि इसके स्पेक्ट्रम में, पूरे फंक्शन के स्पेक्ट्रम में, एक तरफ वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना तो है ही, लेकिन जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं और फिर नौकरी रोजगार का मसला तो रहता ही है, तो उसको भी आपने शायद टैकल किया। इसमें जो बच्चे युवा आए थे वो किस, आप एज स्पेक्ट्रम देखें तो क्या उम्र रही होगी उन बच्चों युवाओं की? इसमें आप समझ लीजिए कि 6वीं या 7वीं क्लास से लेकर अंडर ग्रेजुएट लेवल तक के बच्चे थे। अब चूंकि ये हमने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया था और उनका काफी सपोर्ट था हमें, तो वहां के बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट कह लीजिए आप, वो तो थे ही साइंस के जो विद्यार्थी थे, और जो हमने स्कूलों से बुलाए थे, जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने इन्वाइट किए थे आसपास के स्कूलों के बच्चे, तो 7वीं से लेके 10वीं 11वीं 12वीं तक पूरे, मतलब एक बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम था इसका। चलते चलते बस आप, चूंकि आप खुद थे वहां पर, तो उन बच्चों के चेहरे पर जो भाव था, जो एक्सप्रेशन था, उसका वर्णन आप कैसे कर, आपने तो अपनी आंखों से देखा है। हाँ, वो बड़े खुश थे, मतलब जिसे कह सकते हैं कि विस्मयचकित, आप ये कहते हैं, विस्मय बोध भी था, एक आश्चर्यचकित भी थे, क्योंकि वैज्ञानिक शब्द भी अपने में बड़ा भारी भरकम है। तो और खासतौर पे गांव के बच्चों को गांव के वैज्ञानिकों से मिलवा रहे हैं, तो वो वैसे ही इम्प्रेस या खुश हो जाता है। तो ये भाव उनके चेहरे पर था और वो बड़े खुश थे। और हमने 1-to-1 इंटरेक्शन भी किया बच्चों से, तो उसमें जैसे मैंने भी खुद किया, तो वो बच्चे खुद बोल रहे थे कि भाई, मैंने पूछा आप क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चे ने बोला मैं IPS बनना चाहता हूँ, कि लड़की ने, तो सुन के बड़ा अच्छा लगा, 6ठी साल की बच्ची थी। एक ने वो बोला कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं खास तौर पे ऐसे कैश क्रॉप्स लेना चाहता हूँ। कहता मैं खेती तो करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे घर में खेती हो रही है, लेकिन मैं दूसरे एंगल से करना चाहता हूँ, और कैसे करूंगा ये मुझे यहाँ आके पता लग रहा है। तो ये हमें काफी, मतलब हमें लगा कि फ्रूटफुल हो गया है ये। और फिर हम, हमारी जो CSIR की लैब्स हैं, ये ब्रोशर हमने 1000 बच्चों को बांट दिए वहां पे, और उसमें सारी जानकारी है भी, तो वो चाहे तो हमें अप्रोच भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम कामयाब रहे अपना उद्देश्य हासिल करने में। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। इधर नई दिल्ली के पूसा परिसर में इन्हीं दिनों अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस में युवाओं के लिहाज से बहुत कुछ सीखने को मिला, और वही बात, करियर या समझदारी। इसी सिलसिले में कुछ सुर कुछ स्वर GMC 2023 से सिर्फ और सिर्फ युवाओं की खातिर। नमस्कार,
मैं डॉक्टर रवि कुमार ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से हूँ। आज इस ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस में हमने ये स्टॉल यहाँ लगाया है जिसमें बहुत सारे बच्चे, युवक और अलग अलग तरह के स्टाफ आ रहे हैं। हमारे इस स्टॉल में आज हम मिलेट वैल्यू एडिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजीज है जो ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो हैदराबाद में हम वहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज किया है, जैसे कि 60 टेक्नोलॉजीज उसके बारे में बता रहे हैं सभी को। और ये जो प्रेक्षक आ रहे हैं हमारे पास वो सभी उत्सुक है सुनने में और उनको ये जानकारी देने से आगे पीढ़ी ये मिलेट्स के तरफ आकर्षित हो। केशला वैश फ्रॉम बाल भारती पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली। यहाँ पर आकर हमें मिलेट्स के बारे में बहुत पता चला, लाइक रागी, कुटुकी, इनसे क्या क्या बनता है। जैसे ये जंक फूड है लाइक मैगी एंड टेढ़े मेढ़े, इसमें अगर आप फाइबर इन्वॉल्व करें और इसमें मिलेट्स जब डालें तो आपकी लाइक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो गया एंड देन इट विल प्रोवाइड यू मेनी विद न्यूट्रिशन। मेरा नाम अनीता देसल है, मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल रोहिणी में सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। और यहाँ पर आने का सबसे बड़ा पर्पस यही था कि गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि हमारे खुद के जो मिलेट्स हैं, इंडिया में ग्रो होने वाले मिलेट्स को प्रमोट करें। अभी तक तो हम बाहर के ही खाने खाते जा रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट करते जा रहे हैं, बट बच्चों को ही पता लगा कि ग्लोबल लेवल पे एक ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है। दे वर वेरी एक्साइटेड क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा डिस्प्ले किया गया है, तरह तरह की चीजें हैं। मतलब हैरानी होती है देखकर कि हम चाय भी बना सकते हैं मिलेट से, तो ये बहुत ही मेरे को बहुत अमेजिंग बात लगी और बहुत अच्छा लगा। ये भी क्या संयोग है कि इसी माह हमारे शूरवीर सैनिकों के दैनिक पोषण में मिलेट्स एक अहम हिस्सा बन गए हैं। और क्यों न हो, न्यूट्रिशन सर्वोपरि है। हमारे युवा श्रोता चाहे माने ना माने। अब बहुत हो गया स्पोर्ट्स, साइंस, न्यूट्रिशन का जिक्र। ऐसे कितने ही देश के युवा होंगे जिन्होंने यहाँ की कला संस्कृति को सर्वोपरि माना है, जुनून कह लो या करियर की दृष्टि से। सही कहा तुमने। संगीत नाटक अकादमी ने पिछले दिनों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी तो प्रदान किए हैं। पूरी लिस्ट पर नजर डालोगी तो वही फीलिंग आएगी, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की। युवा भारती के अगले अंक में डेफिनेटली हम इनमें से एक दो कलाकारों से देश को रूबरू करवाएंगे। डन। अच्छा, वो सब तो बात की बातें। फिलहाल एनवायरनमेंट कॉन्शियस होते हुए वर्ल्ड स्पैरो डे का जिक्र हो जाए। बिल्कुल, मैं यही कहने जा रही थी। युवा तो क्या, आज देश के बच्चे तक लुप्त होती जा रही कॉमन गौरैया को वापस बुलाने में जी जान से जुटे हुए हैं। समय और अंतरिक्ष जरूर फिजिक्स की दुनिया के विषय हैं, लेकिन युवा मन की असीम उड़ान की खातिर देश के गगनयान अभियान का उल्लेख तो किया ही जा सकता है। सबसे बड़ी बात, इन दिनों बात चल रही है फीमेल ह्यूमनॉइड व्योम मित्र को अंतरिक्ष में इसी वर्ष भेजने की। इस अभियान को युवा भारती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते खास खबर, पिछले दिनों IIT धारवाड़ के नए कैंपस का विधिवत उद्घाटन किया गया। कर्नाटका के युवाओं के लिए, बल्कि देश के युवाओं के लिए करियर के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये कैंपस धारवाड़ की पहचान को और मजबूत करने का काम करेगा। एक इंस्टीट्यूट के रूप में यहाँ की हाई टेक फैसिलिटीज IIT धारवाड़ को वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट के बराबर पहुंचने की प्रेरणा देंगे। जितने ज्यादा उत्तम इंस्टीट्यूट होंगे, उतने ज्यादा लोगों तक अच्छी शिक्षा की पहुंच होगी। इसके साथ ही संपन्न होता है युवा भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा और मनोज माइंडकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। युवाओं के सरोकारों का दर्पण, नए विचारों का दर्पण, नए विचारों का